हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एफ ए दैट इज F3 के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 से। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 33 तक की बात कर ली है। हो सकता है किसी किसी के बुक्स में जो आप लोग के पास अवेलेबल हो उसमें क्वेश्चंस कुछ आगे पीछे हों, बट ऑलमोस्ट आपको क्वेश्चंस कुछ एक दो क्वेश्चन आगे पीछे आपको आपकी जो क्वेश्चंस एग्जाम के जो भी अवेलेबल आपके पास अवेलेबल है उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। अगर ये जो मेरा वर्जन है मेरे पास 22-23 की है, तो अगर आपके पास किसी दूसरे ईयर की होगी तो एक दो क्वेश्चन आगे पीछे होंगे, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ध्यान देना क्वेश्चन सेम ही मिल जाएंगे आपको, अगर एक दो क्वेश्चन शायद मिसप्लेस हो जाते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 33 तक की बात हमने पूरे पिछले वीडियोज में कर ली है। आज हम क्वेश्चन नंबर 34 से बात करने वाले हैं। द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन के बारे में बात हो रही है, मतलब उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए इसके बारे में बात की गई है। एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से मिलती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मैंने ऑलरेडी बहुत बार बताया हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दो चीज़ें आती हैं। एक आती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उसको हम कहते हैं बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और एक होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और इसी को हम इनकम स्टेटमेंट या ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। तो लोकल लैंग्वेज में आप प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट कह सकते हैं। और अब जो नए टर्म्स आ गए हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और इन सबको मिला के, इन दोनों को मिला के ही बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस चैप्टर में बात हो रही है कि जो भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है उसकी कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमारे टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो आइए ज़रा हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ऑप्शन ये दिया है, और एन एनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, या बेसिक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है या वो एक एनहांस करने वाली क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कंपैरेबिलिटी कैसी है? कंपैरेबिलिटी पहले साहब कंपैरेबिलिटी की बात नहीं हुआ करते, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके क्वालिटी को बढ़ा रही है कि आप इस तरीके से अपने डेटा को रिप्रेजेंट करें कि डेटा कंपैरेबल भी बन सके। तो साहब ये इन्हांस करती है आपके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को। सेकंड बात आती है यहाँ पे टाइमलीनेस, हमको समय पे देना चाहिए, ये भी सही बात है, ये भी इन्हांस करने वाली बात हो रही है। हमें जो भी लिखना है वो सच लिखना है, ये तो बहुत बेसिक बात है, बहुत पहले सबको पता ही है। तो ये एक फंडामेंटल, ये तो होना ही होना चाहिए, मतलब ये वो चीज़ जो होना ही होना चाहिए। अगर ये चीज़ हो जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वालिटी है उसको और बेटर कर देगी। अगर आप सच भी लिख रहे हो और कम इस तरीके से लिखो, जैसे आपने महेश का नाम लिखा, उसके आगे उसके सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिख दिए, तो कंपेयर कर सकते हो। या फिर आप मैथ्स के मार्क्स लिख के महेश एंड सुरेश, मैथ्स के मार्क्स लिख के महेश के मार्क्स कितने, सुरेश के कितने, ईजिली यू कैन कंपेयर इट। सच लिखो, ये तो बेसिक है ही है, लेकिन कंपेरेबल भी बना दो लोगों, जो लोग उसको देखें तो दैट इज एनहांस कर रहे हो आप उनको उस चीज़ को रीड करने में, अंडरस्टैंड करने में। अंडरस्टैंडेबिलिटी भी होनी चाहिए, ये भी इन्हांसिंग की बात है, ये बेसिक बात नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें हो ना हो, लेकिन ये चीज़ तो होनी ही चाहिए। मतलब फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, जो भी आप डेटा वहाँ दिखा रहे हैं उसमें फेथफुल रिप्रेजेंटेशन तो होना ही होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, यहाँ पे कौन सी बात सही है? द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट गारंटीज, गारंटी नहीं होता, ये वर्ड गलत है यहाँ पे। द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एज्यूम्स दैट बिजनेस, एज्यूम होता है, यहाँ वर्ड आता है, आप लोग कभी पढ़ेंगे तो आपको वर्ड मिलेगा एज्यूम, तो गारंटी वर्ड गलत है। जब हम गोइंग कंसर्न की बात करते हैं उसमें ये माना जाता है कि हमारा जो बिजनेस है वो जहाँ तक हो सके, वो हम जहाँ तक देख पा रहे हैं वहाँ तक हमें लग रहा है कि हमारा बिजनेस क्या करेगा, रन करेगा। लेकिन यहाँ कह दिया गारंटी, इसलिए ये लाइन गलत है। टू कंप्लाई विद, ध्यान दें यहाँ पे जो बात एक और आगे लिखी है 12 मंथ्स की बात लिखी हुई है। ये भी बात इंडिया में तो नॉर्मली हम लोग फोरसिबल फ्यूचर की बात करते हैं, लेकिन बहुत बार टेक्स्ट बुक में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 12 मंथ्स भी लिखा हुआ है।
तो 12 मंथ्स, अब आप 12 मंथ्स ना माने, नॉर्मली ये होता है फोर्सिबल फ्यूचर के लिए एटलीस्ट 12 मंथ, ठीक है, एटलीस्ट 12 मंथ, कम से कम अगले 12 महीने तो बिजनेस चलने ही वाला है, ऐसा एज्यूम किया अगर आप कर पा रहे हो तभी आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी चाहिए साहब। तो एटलीस्ट 12 मंथ्स होता है वो, और कोशिश करनी चाहिए कि ये अनलिमिटेड पीरियड तक हमारा बिजनेस चलता रहे, ऐसा हम हो सके, लेकिन गारंटी की बात नहीं है, सब एजम्पशंस पे चलता है कि जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं तो हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि मतलब ऐसा देखने से प्रतीत हो रहा है कि हमारा बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलेगा, तो ये बात गलत हो गई। टू कंप्लाई विद द लॉ द लीगल फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन मस्ट ऑलवेज बी रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बात गलत है। हमको लीगल फॉर्म नहीं दिखाना है, हमको कमर्शियल एक्सपेक्ट दिखाना है कि पैसे के रूप में जो चीज़ें होनी चाहिए वो चीज़ें हमको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करानी है। हमको लीगल फॉर्म नहीं दिखाना है कि वो हमने कहाँ कहाँ से परमिशन लिया हुआ है, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करना है, इसलिए ये बात भी यहाँ पे गलत होगी। If a non-current asset initially recognized at cost is revalued, the surplus must be credited in the statement of cash flow. ये बात भी गलत है। अगर आपने कोई एसेट ली हुई थी, मान लीजिए है 20 लाख रुपए की, और अब आपने जब मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसका रीवैल्यूएशन किया, अब मैं यहाँ पे ये नहीं समझा रहा हूँ कि रीवैल्यूएशन कैसे करते हैं, ये बात आप लोगों ने पक्का पढ़ी होगी, मैं फिर भी हल्का सा बता देता हूँ कि हम लोग इंडिया में ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता है रीवैल्यूएशन का। इंडिया में आप जब बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओगे तो हम लोग ये सब चीज़ें नहीं करते हैं कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है, हमारी अभी बुक्स का पार्ट बन गया, लेकिन हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में इन सब चीज़ों को नहीं डालते हैं। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में चीज़ों में क्या जाता है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक पार्ट होता है स्टेटमेंट ऑफ इन प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें लिखी जाती हैं कि अगर हमारी कोई एसेट थी जिसको हमने 20 लाख रुपए का लिया हुआ था, और आज अगर उसकी मार्केट प्राइस हो जाती है 23 लाख, तो 3 लाख रुपए कहाँ डाल देंगे हम, 3 लाख रुपए डाल देंगे हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, क्योंकि ये जो 3 लाख रुपए हैं ये हमारे पास आए नहीं है। अभी आपने खुद सोचिए, आपने कोई जमीन ली हुई थी मान लीजिए 2 करोड़ रुपए की, उस जमीन की कीमत कुछ साल बाद हो जाती है 2.5 करोड़, तो 50 लाख रुपए का आपको जो प्रॉफिट हुआ, क्या ये पैसे आपके जेब में आए? द आंसर इज नो, ये पैसे आपके जेब में नहीं आए, ये सिर्फ एक अजम्पशन की इनकम है, ये खुशी की बात है। हाँ, पैसे हमारी वैल्यू जो है बढ़ गई है, लेकिन ये पैसे हमको इनकम रियल में नहीं हुई है। हाँ, अगर आप सेल करेंगे तो इनकम होगी, लेकिन सेल नहीं किया तो इनकम नहीं होगी, इसलिए साहब इसको रियल इनकम नहीं माना जाता है, इसलिए इसको इनकम स्टेटमेंट में कहाँ दिखाते हैं हम लोग, इसको हम लोग अपने इनकम स्टेटमेंट में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के हेड में डालते हैं। कैश फ्लो में क्या जाता है, कैश फ्लो में जो रियल कैश हमारे पास आता है सिर्फ वो चीज़ें जाती हैं। तो क्या ये रियल में पैसा आपके पास आ रहा है जब आप किसी एसेट का रीवैल्यूएशन कर रहे हैं? द आंसर इज नो, वो रियल में आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, इसलिए आप उसको कैश फ्लो में नहीं दिखा सकते हैं। इसलिए ये पॉइंट भी हमारा क्या हो गया, ये पॉइंट भी हमारा यहाँ पे गलत हो गया। तो ए बी एंड सी तीनों गलत। इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइजेस द यूज ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग टेंड्स टू अंडरस्टेट एसेट्स एंड ओवरस्टेट प्रॉफिट्स। यहाँ पे बात ये हो रही है कि जब हम हिस्टोरिकल कॉस्टिंग की बात करते हैं, मतलब हम जब अपनी बैलेंस शीट बना रहे होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे होते हैं, तो जो भी हमारी मशीनरी है, प्लांट है, लैंड है ना, उसको हम जिस वैल्यू पे हमने परचेज किया था हम उसी वैल्यू पे उसको दिखाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो एसेट्स मान लेते हैं, कोई एसेट आपने 40 लाख रुपए का लिया था, उसकी वैल्यू आज 47 लाख हो चुकी है, तो अब आप उसको 47 लाख न दिखा करके आप 40 लाख ही दिखाते हैं, तो ये क्या कर रहे हो आप कहीं ना कहीं एसेट्स को अंडर स्टेट कर रहे हो, ये बात बिल्कुल सही है। आप चीज़ों को साहब कम दिखा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, आप किसी भी चीज़ को कम दिखाओगे, जो भी लाइबिलिटीज़ है उसको भी कम दिखाओगे, हर चीज़ आप हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे ही चलाओगे साहब, तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा साहब। तो ये बात बिल्कुल यहाँ पे सही है, इसलिए यहाँ पे साहब डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आती है बात, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स दैट एनहांस द यूजफुलनेस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और नॉट। रेलेवेंस, क्या ये आपकी चीज़ों को ध्यान देना, यहाँ पे बात लेकिन किस चीज़ की हो रही है, एनहांस द यूजफुलनेस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो साहब यहाँ रेलेवेंस होना, क्या ये इनहेंस करता है? नॉट,
तो साहब यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा नो। ध्यान देना यहाँ पे क्या ये आपके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहांस करता है? द आंसर इज नो। कंपैरेबिलिटी यस, कंपैरेबिलिटी ये बिल्कुल सही बात है, ये आपके इनहांस करता है साहब। फिर आती है बात इंटरनेशनल अकाउंटिंग कंसेप्चुअल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इनहांस यूजफुलनेस की बात यहाँ फ्री। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए साहब तो उससे भी आपका ये इनहांस नहीं करता है, ये तो मैंने पहले भी कहा है, ये इनहांस नहीं करता है, ये सच वाली बात करता है। वेरीफाइबिलिटी, आप वेरीफाई कर सकें, क्या ये इनहांस करता है? द आंसर इज यस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें कुछ खास नहीं था, तो आप इसे बहुत ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं, नॉर्मल सी बात यहाँ पे ये कही गई है कि क्या ये इनहांस करता है कि नहीं। तो रेलेवेंस होना चाहिए, ये ऐसा कोई बहुत बड़ा। हाँ, कंपैरेबिलिटी होने से मैंने आपको याद है अभी पहले क्वेश्चन लिखा इनहांस क्या क्या चीज़ें करती हैं। इनहांस करने वाली चीज़ें कंपैरेबिलिटी होती है और वेरीफेबिलिटी जो होती है वो इनहांस करती हैं। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन तो बेसिक है, तो ये इनहांस की बात यहाँ पे नहीं करता, इन्होंने एक जबरदस्ती का क्वेश्चन बना दिया है। ठीक है, आइए, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन्स द प्रिंसिपल ऑफ faithful representation in relation to the प्रिपरेशन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन मतलब सच दिखाने वाली बात यहाँ पे हो रही है साहब। ट्रांजैक्शन आर प्रेजेंटेड एनी वे दैट इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट। जो भी कंसिडर इनको सही लगा उन्होंने उसको अपने हिसाब से दिखा दी, जिस तरीके से इनको सही लगा वैसे दिखा देना क्या सही है? नहीं, ये फेथफुल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मतलब आपको जैसे सही लगे, अप्रोप्रिएट जो लग रहा हो, जो कन्वीनियंट लग रहा हो, उस हिसाब से आपने दिखा दिया, नहीं, ये बात फेथफुल रिप्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन नहीं करता है। ट्रांजैक्शन आर प्रेजेंटेड इन सच अ वे एज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट बढ़ाने के हिसाब से आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी फेथफुल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। Transactions are presented in such a way to maximize asset value in the statement of financial position। ये बात भी सच नहीं है। हम इस तरीके से नहीं दिखाते हैं कि हमको अपनी एसेट की वैल्यू को बढ़ाना है, हम इस तरीके से दिखाते हैं कि सच दिखाना है, एसेट्स की वैल्यू बढ़े या घटे हमको इससे मतलब नहीं है। Transactions are presented to reflect their commercial substance of a transaction rather than their legal form। बिल्कुल सही बात। हम लोग जो भी ट्रांजैक्शन दिखाते हैं हम उसके पैसे से, उसका पैसा कितना, किस हिसाब से वो पैसे के टर्म्स में हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, इस चीज को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से पक्का दिखाते हैं। तो जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उसका क्या पैसे के रूप में हमारे बिजनेस पे क्या असर पड़ा है उसको हम दिखाते हैं, लीगल फॉर्म पे हम ध्यान नहीं देते। ये बात बिल्कुल सही है। फिर आती है बात विच अकाउंटिंग कंसेप्ट रिक्वायर्स नॉन करेंट एसेट टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हमको साहब जो भी एसेट हम दिखाते हैं, हम जो भी एसेट दिखाएंगे उसमें से हम जो भी आज तक की डेप्रिसिएशन लगी हुई है उसको हम लेस कर देंगे। ये हम किस बेसिस पे काम करते हैं? हम लोग ये सोच के काम करते हैं, ये सोच के अकाउंटिंग करते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत लंबे समय तक लॉन्ग टर्म चलेगा। दैट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, जम्पशंस के बेसिस पे ही हम इस हिसाब से एसेट्स में से डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं। प्रूडेंस, रेलेवेंस, कंपैरेबिलिटी ये सब कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे। तो गोइंग कंसर्न इज द करेक्ट आंसर जो हमें ध्यान देना है। Which of the following pairs of items are the two fundamental qualitative की बात कर रहे हैं, qualitative characteristics of useful financial information। तो relevance and prudence तो अलग बात हो जाती है। relevance मतलब जो चीज जरूरत है वो हमें यहाँ पे दिखाना चाहिए। prudence मतलब होता है हमें फ्यूचर में होने वाले, ध्यान देना, प्रूडेंस मतलब होता है फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना है, लेकिन फ्यूचर में होने वाले इनकम को हमको अभी से ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाना है। ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है। तो ये कोई क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। रिलेवेंस होना चाहिए और सही, सब कुछ जो भी हमें दिखाना है वो सच दिखाना। ऊपर हमने दिखाया था ना, कमर्शियल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, पैसे के रूप में जो भी चीजें अफेक्ट कर रही हैं उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो पॉइंट नंबर बी इज द करेक्ट फ्रॉम माय साइड। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन एंड मटेरियलिटी मतलब जो चीजें रेलेवेंट हो, जो चीजें वो इसी में आगे एक तरीके से रेलेवेंस मतलब मटेरियलिटी मतलब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, हमें सिर्फ वही दिखाना चाहिए, वो रेलेवेंस में कवर्ड हो गया। फिर आती है बात
फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, कंपैरेबिलिटी, ये तो इनहेंसिंग की बात हो गई, ये फंडामेंटल नहीं है साहब। यहाँ बात हो रही है फंडामेंटल की, ध्यान देना, यहाँ बात किस चीज़ की हो रही है, यहाँ बात फंडामेंटल की हो रही है। जो हमने ऊपर हमने टेबल्स में हमने आंसर सॉल्व किए थे उसी की कहीं ना कहीं यहाँ बात हो रही है। तो फंडामेंटल क्या क्या है, फंडामेंटल रेलेवेंस है और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन है। फिर आती है बात विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये ध्यान देना आप लोग जब अपनी स्टडी टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये वर्ड मिल जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द एक्सरसाइज ऑफ प्रूडेंस, प्रूडेंस मतलब मैंने पहले भी बताया, फ्यूचर में होने वाले जो लॉसेस हैं उसको हम अभी से, जैसे मैंने कहा कि फ्यूचर में आपको लगता है कि आपका कोई डेटर है जो बैड डेप्ट हो सकता है, व्हाट डू वी डू, हम लोग आज से ही उसके लिए प्रोविजंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ फ्यूचर में आपके प्रॉफिट बहुत बढ़ने वाले हैं, क्या उसके लिए हम आज से ही कुछ करते हैं? नहीं। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट यही कहता है कि फ्यूचर में होने वाली समस्याओं या लॉसेस के लिए हम आज से ही कुछ ना कुछ व्यवस्था करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन फ्यूचर में होने वाली जो इनकम होती है उसके लिए हम कुछ नहीं करते हैं। ये बात प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है और इसी के बेसिस पे हम लोग अपनी अकाउंटिंग भी करते हैं। इट मीन्स दैट एसेट्स एंड इनकम्स आर नॉट अंडरस्टेटेड, ये बात तो कोई लॉजिक ही नहीं हुई। इट अलाउज फॉर द ओवर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस, ये दोनों को बढ़ाने की बात नहीं कहता है, एक्सपेंसेस को बढ़ाने की कहीं बात नहीं कहता है। इट रिक्वायर्स असिमेट्री, असिमेट्री मतलब जो एक साथ सिमिलर ना हो, असिमेट्री बिटवीन रिकॉग्निशन ऑफ एसेट्स एंड रिकॉग्निशन ऑफ लाइबिलिटी, ये बात भी सही है। इट रिक्वायर्स मतलब ये दोनों को डिफ्रेंशिएट तो करता है, लेकिन देखते हैं एग्जैक्ट और भी कुछ है क्या। इट रिक्वायर्स कॉशन व्हेन मेकिंग जजमेंट अंडर द कंडीशंस ऑफ अनसर्टेनिटी, यस दिस इज द परफेक्ट आंसर। इसके अंदर साहब हमको जजमेंट करना पड़ता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, कब, जब चीज़ें क्या हो, जब चीज़ें बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो, तो वहाँ पे हमें साहब यहाँ पे कॉशन मतलब होता है साहब सचेत होना, चौकन्ना हो जाना बिल्कुल कि यार फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो कॉशन हमें बहुत सचेत होना पड़ता है, हमें जजमेंट करना पड़ता है जब कोई चीज़ क्या हो, जब चीज़ें अनसर्टेन हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रूडेंस। तो हमको जो सही लगता है हम वो चीज़ वहाँ पे करते हैं। तो इसका डी आंसर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा साहब। ठीक है साहब, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियोस। आप लोग खूब पढ़ाई करें, खूब जल्दी से अधिकारी बने, एसीसीए बने। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर एवरीवन, बाय।